या जस्ट रिकॉर्डिंग शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। Sir, या I have to leave, sir, because I have to go to a medical store for booking tickets, sir, for doctor, ओके sir. ओके ओके ओके, यू कैन गो, यू कैन गो। Okay, sir. Thank you. Yeah, remember that कि today we are going to discuss आपका 2000 2010 का यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है। इसमें कुछ नहीं किया गया, जो यूपी पीजीटी के लिटरेचर से रिलेटेड या कुछ वर्ड्स को मैंने ले लिया है, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग लेकर के बात कर रहे हैं। तो उसमें यू विल कम टू नो, आई थिंक कि 70 क्वेश्चन या 76 क्वेश्चंस होगा। तो जेएस इंग्लिश लिटरेरी अंडर द बैनर ऑफ जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी एंड द सेम थिंग कि यूपी पीजीटी 2010 का इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पीजीटी में, उसी को लिया गया है, उसके आंसर्स हैं। और ये आंसर भी जो है वहीं से ही लिए गए, जो उनका अपना आंसर की जो ऑफिशियल आई हुई थी, जो उन्होंने सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पे उसमें किसी तरह का डाउट होगा या कहीं पे की चीजें होंगी, तो हम उसको जो है दोबारा ले सकते हैं, समझ सकते हैं, बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो यू विल कम टू नो कि सबसे पहला क्वेश्चन यही कि व्हाट डज टू कॉल ऑफ मीन। जो वर्ड कॉल ऑफ है, इसका क्या मतलब है? यू फाइंड दैट कि कैंसिल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड, abandon something already in progress, both of these, none of these। तो कॉल ऑफ मीन ये तो वोकैब का हिस्सा है, मुझे इस पे नहीं बात करना चाहिए था, लेकिन चूंकि टाइप में वो चीज आ चुकी है, वहीं से वो चीज शुरू हो रहा है, उसका आंसर भी पता है, तो इसलिए जो है आपके सामने वो चीजें बात हो रही है कि टू कॉल ऑफ मीन ये जो है क्या है, इसका मतलब कि abandon समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। ये चीज किसका मतलब है? ये चीज कॉल ऑफ से मतलब है। नाउ द सेकेंड थिंग, व्हाट आर डिजर्ट, DESSERTS, ये भी vocab का हिस्सा है। व्हाट आर डिजर्ट, not DESEARTS, here is only what are desert, DESSERTS, that is large waterless areas, puddings, both of these, none of these, and you find कि this is what, this is पडिंग। पडिंग को आंसर बी को दिया जा रहा है कि दिस इज व्हाट, दिस इज पडिंग। कि जो डेजर्ट से मतलब होता है वो किससे रिलेटेड, दैट इज की पडिंग से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट डज पेंडोरास बॉक्स मीन। पेंडोरास जो बॉक्स है उसका क्या मतलब होता है? अ प्रोसेस दैट वंस बिगैन क्रिएट्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स शुरू होती है। A speech or text in praise of someone, button for summoning help in an emergency, a musical instrument. Again, you find the answer A, that is what the a process that once begun creates many complicated problems. These things you find. So what I want to tell you, what I want to say, in this way you got how many vocab? You got three vocab. The first was the to call off। तो कॉल ऑफ मीन्स का मतलब आंसर बी दिया है, अबैंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। कोई ऐसा काम जो है जो कि आपका प्रोग्रेस में है, उसको छोड़ देना। वह चीज क्या होता है? वह चीज आपका जो है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है कंप्लीटली त्याग देना। कैंसिल एक अलग चीज है, अबैंडन एक अलग चीज है। कैंसिल का मतलब ये होता है कि उस पार्टिकुलर चीज को अभी के लिए किया जा रहा है, दैट इज समथिंग कि आप कह सकते हैं कि किया गया है जो कि स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है क्या कह रहा है? अबैंडन, कि टू गिव अप, उस चीज को अबैंडन कर देना, उस जगह को छोड़ देना, उस काम को छोड़ देना। लेकिन वह काम जो है क्या था? कुछ प्रोग्रेस में था। इसका मतलब वह काम थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा होने के बाद उस चीज को पूर्णतया त्याग दिया गया है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बी। तो देन यू विल कम टू नो कि कॉल ऑफ मीन्स फर्स्ट का बी, अबैंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। सेकेंड जो मैंने बताया था व्हाट आर डेजर्ट्स, तो डेजर्ट्स का मतलब पडिंग दिया गया ऑलरेडी। यू नो की जो पडिंग है, पडिंग किससे रिलेटेड है? पडिंग जो है पूरा एक आपका समवन हैज म्यूटेड।
तो जो पडिंग है ऑलरेडी आप ये समझ रहे हैं कि एक हलवा या खाने का वो चीजें होता है, ऑलरेडी यू नो कि उससे रिलेटेड है। एंड सेकेंड थिंग यू फाइंड कि पेंडोरास बॉक्स का मतलब है कि अ प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आता है एक प्रोसेस, उसको लेकर के बात की गई है। नाउ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वाज अनटचेबल फर्स्ट पब्लिश्ड, यू कम टू नो कि अनटचेबल 1935, 1936 आयोग का जो दिया जा रहा है वो 1936 दिया जा रहा है, बट इवन यू फाइंड अभी अगर मैं पढ़ाता उसमें भी ऑप्शन आता तो 1935 में भी जो है इसका अपना पब्लिशिंग का डेट है। इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को अभी तो मैं आपको ये सॉल्व कराते रहा हूँ, आंसर बी के साथ मैं जा रहा हूँ क्योंकि वह उसका ऑफिशियल आंसर की है। बट रिमेंबर दैट कि जो अनटचेबल का पब्लिशिंग डेट है वह 95 ही माना जाता है। अब इस पर भी एक बात हो सकती है कि यहाँ पे 96 क्यों दिया गया, बिकॉज आई फाउंड देयर, तो वो चीज वहां से मैं हटा नहीं सकता था। तो इन दिस वे यू फाइंड कि जो अनटचेबल है वह 95 से रिलेटेड है, बट हियर यू फाइंड 1936। एक बार आप अनटचेबल को दोबारा देख लीजिएगा जो भी आपके पास सोर्सेज होंगे। एंड जस्ट आई वांट टू नो कि अनटचेबल, ऑलरेडी यू नो कि अनटचेबल किसका वर्क है। अनटचेबल आपका मुल्कराज आनंद का वर्क है, जिसमें जो है उस किसको लेके, सोहिनी को लेके, पृष्ठ कालीनाथ को लेकर के, बाखा सर को लेकर, लाखा को 1935 लेकर, हाँ 1935 वो मैं बता रहा हूँ, और बाखा को लेकर, लाखा को लेकर के बात की गई है। और उसमें कास्ट प्रॉब्लम को कैसे जो है दिखाया गया है कॉलोनियल इंडिया में, उसको लेकर के बात की गई है। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजिडी। अगर आपको याद होगा मैंने कई बार डिस्कस किया था अभी हाल ही में कि शेक्सपियरियन ट्रेजिडी जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको किसने लिखा है, एसी ब्रैडली ने लिखा है। और यह किताब कब आई है, 1904 में आई है। तो इन दिस वे यू फाइंड दैट कि जो आपका एसी ब्रैडली ने जो किताब है वो उन्होंने कौन सा लिखा, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी लिखा। और यह किताब कब पब्लिश हुई है, 1904 में। कई बार पूछा जा चुका है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जितना भी ये क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन किसका है, सारा क्वेश्चन आपका पीजीटी 2010 का है, वहां से इसको लिया गया है। नेक्स्ट यू फाइंड कि विद दिस की मीन्स सॉनेट को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया गया है कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, शेक्सपियर ने अपने हार्ट को अनलॉक किया। द वर्ड्स आर फ्रॉम, ये किसके वर्ड्स है, ये अगर आप देखें हम लोगों ने जब वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने बात किया था कि ये जो है वर्ड्सवर्थ के वर्ड्स है, कि वर्ड्सवर्थ ने इसको लेकर के बात कही हुई थी, किसके बारे में बात किया था, शेक्सपियर के बारे में। तो व्हेन यू फाइंड की क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विद दिस की सॉनेट, मतलब सॉनेट को लेकर के किसने कहा कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, यू फाइंड कि ये सब स्टेटमेंट किसका है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद है कि द राइमिंग ऑफ वाउल, ध्यान से देखिएगा, उसमें उन्होंने कहा द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन। अभी हाल ही में एसोनेंस को लेकर के, खासकर ऑल एलोन एलोन को लेकर के बहुत ज्यादा मैं देख रहा था, ग्रुप में भी लोग डाल रहे थे। तो उसमें उसमें आयोग ने किसको माना, उसमें आयोग ने एसोनेंस को माना है। एलिट्रेशन मैं को आई नो माना है। उसमें आयोग ने एलिट्रेशन को माना, रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड, ठीक है। अब अगर आप देखिएगा यहाँ पर भी दे रहा है कि द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड, जो वाउल साउंड का राइमिंग होगा विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, लेकिन उसमें कॉन्सोनेंट्स का राइमिंग नहीं होगा। वह चीज क्या है, रिदम है, कॉन्सोनेंट्स है, एजो। इन्होंने एक सिंपल सा चीज मान लिया कि अगर वाउल साउंड का राइमिंग होता है तब क्या होगा, जब वाउल साउंड आएगा तो हमें पहले से पता है कि वाउल साउंड का मतलब एजोनेंस से, एजोनेंस जो रिलेटेड है वो आपका किससे, उसी से रिलेटेड है, वाउल साउंड से ही रिलेटेड। तो आंसर सी यहाँ पे है, एजोनेंस से। और उसमें किसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। यह तो एक सिंपल डिफिनीशन उन्होंने दे दिया हुआ है। और जहां तक एलिट्रेशन की बात है तो एलिट्रेशन के बारे में वी फाइंड दैट एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। वहां पे स्पीच साउंड की बात एलिट्रेशन में की जाती है, एलिट्रेशन में इसकी बात नहीं की जाती है कि उसमें वाउल साउंड का रिपीटिशन होगा या जो है क्या कहते हैं कि उसमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा। इस एलिट्रेशन में केवल इसकी बात की जाती है कि दैट इज द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड, सेम जैसा साउंड जो है सारे उसमें निकलेगा। तो ऑल एलोन एलोन में जो है एक ही साउंड निकल रहा था, एलोन एलोन एलोन, तो इसलिए वहां पे जो है एलिटेशन को माना गया। वहां पे एलिटेशन में डिफिनीशन कहीं से नहीं होता है कि उसमें जो है कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन होगा
या एजोनांस का। जब एलिट्रेशन को आप कॉन्सोनेंस के रिपीटिशन और उसके हिसाब से देखते हैं, वाउल का रिपीटिशन हो रहा है या कॉन्सोनेंस का रिपीटिशन हो रहा है, देन यू फाइंड कि वहां पे उसको दो हिस्सों में देखा जाता है, दैट इज द कॉन्सोनेंस एंड एजोनांस। तो इन दिस वे यू फाइंड हियर कि क्वेश्चन नंबर 7 में किसके रिपीटिशन की बात की गई, वाउल साउंड की, ना कि कॉन्सोनेंट्स के रिपीटिशन की। व्हेन वाउल साउंड इज गोइंग टू रिपीटेड without the rhyming of consonant, then that is what, then that is assonance. Question number 8 है the figure of speech in he is too fond of red tape। वह जो है रेड टेप का बहुत ज्यादा फॉन्ड है। अगर आप देखेंगे कि आपको याद होगा मिटोनिमी में एक चीज बताया गया था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड। ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, वह रेड टेप का बहुत ज्यादा फॉन्ड है। तो जो ये रेड टेप जो वर्ड आया हुआ है, ये आपको यहीं पर ही मिल रहा है कि ये किसका इन्होंने दिया हुआ है कि आंसर आपका जो है मिटोनिमी में है, और यह जो रेड टेप है उसका फॉन्ड है। तो ये रेड टेप जो आपका वर्ड है, ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो उस पार्टिकुलर चीज को लेकर के यहाँ पे आप देखेंगे, इस वजह से उसमें उन्होंने उसका किया हुआ है। बाकी ना तो उसमें कोई पर्सनिफिकेशन नजर आ रहा है जो ऑप्शन है, ना ऑक्सीमोरॉन उसमें नजर आ रहा है, ना कोई सिमिली नजर आ रही। तो जो चारों ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन पर भी अगर आप जाएंगे तो सबसे नजदीक कौन सी चीज आपको मिल रही, दैट इज मिटोनिमी, कि रेड टेप का वहां पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है। द फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच इन प्लग फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सारो, तो प्लग फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सारो इज, रिमेंबर दैट, कि मुझे जहां तक लगता है कि शायद ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है क्या, pluck from the memory a rooted sorrow is, you find what, you find कि here simile, no simile, चूंकि सिमली का कोई ऐसा मामला नहीं है, मेटाफर का भी इस तरह से कुछ नहीं दिखा कि pluck from the memory a rooted sorrow, दैट इज। सवाल ये उठता है कि जो प्लग फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से तुम जो है क्या करो कि उन चीजों को बाहर निकाल दो जो रूटेड सारो है, जो दुख की चीजें जो है तो आपकी मेमोरी में गहराई से बैठी हुई है, उनको तुम क्या करो, तोड़ करके बाहर निकालो। ये जो रूटेड सारो है, इसमें क्यों इस चीज को हाइपरबली क्यों दिखाया जा रहा है, रूटेड सारो, रूट का मतलब क्या होता है, गहरे, बहुत जो जड़ें होती हैं वे बहुत गहरी होती हैं। तो सारो जो होता है उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए वर्ड रूटेड, तो सारो में सारो में आपका हाइपरबली नहीं है, हाइपरबली जो आ रहा है वह कौन से शब्द में आ रहा है, दैट इज रूटेड में। इसीलिए मैंने कहा कि इसको एक्सप्लेन करके अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि हाइपरबली क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सारो तो है ही है, लेकिन सारो को उन्होंने क्या किया कि रूटेड सारो। जैसे अगर आपने कहा कि आई सा 10,000 एट अ ग्लांस, मैंने 10,000 जो है सारों को एक बार में देखा, या ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड, तो ही फॉट लाइक आ गया तो सिमली तो है, लेकिन सिमली के साथ साथ लाइक अ लायन, यह उसका ब्रेवरी आपने उसको हाइपरबली दिखा दिया। ऐसी जो सारो है यह रूटेड सारो है, और उस रूटेड से सारो ना तो पर्सनिफाइड हो रहा है, ना तो मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर वहां जा रहा है, ना ही सिमली का कॉन्सेप्ट हो रहा है, बल्कि उस सारो की गहराई को दिखाने के लिए वहां पे कि बहुत ज्यादा बढ़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको दिखाने के लिए वहां पे वर्ड आया हुआ। तो दिस वे यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि हाइपरबली, तो यू कैन जस्ट जस्टिफाई कि व्हाई देयर इज हाइपरबली, या कैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। द फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच है इन द हॉली टाइम इज क्वाइट एज और नन, यू फाइंड दैट कि बिल्कुल सिंपल सा, पहले ही एज आ गया तो तुरंत एक बार नॉक करेगा था। द फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच है वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, द हॉली टाइम, की जो हॉली टाइम है, जो पवित्र समय होता है, इस क्वाइट, वह बिल्कुल जो है एक नन के रूप में होता है। तो एज उसका हॉली टाइम की तुलना किससे की जा रही है, नन से की जा रही है। तो यह सिंपल सा चीज है कि वहां पे क्या है, सिमली है। तो इन दिस वे यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है इतना आसान नहीं है। जैसे इस बार आपने पाया था कि फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड था, टर्म से रिलेटेड था, इन दिस वे यू फाइंड देयर आल्सो, एंड इट्स नॉट इजी, उसको एक्सप्लेन करेंगे तब वो चीज ज्यादा समझ में आ जाएगा। एंड हियर यू कैन गो विद दीज पॉइंट्स की क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही कि कैसे जो है रूटेड सारों में हाइपरबली है, और कैसे वहां पे आपका एजोनांस आया हुआ है, एंड हाउ यू फाइंड कि ही टू फाइंड ऑफ रेड टेप, मेटोनिमी कैसे है, ऑल दिस थिंग्स यू कैन गो। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। अगर आपको याद होगा कि ये आपका कहाँ से है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोयम है वहां की लाइन है, द सी दैट बेयर्स। अगर आपको याद हो कि सी को यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है, तो सी जो कि खोल देती है हर बोजम टू द मून, मून को इम्ब्रेस करने के लिए, मून का आलिंगन करने के लिए वो अपनी बाहों को फैला देती है। तो ऑलरेडी सी हैज बीन पर्सनिफाइड, और पर्सनिफिकेशन के लिए कौन सा वर्ड आया हुआ, हर आया हुआ है। तो इन दिस सेंटेंस यू कैन जस्ट फाइंड कि सी हैज बीन पर्सनिफाइड एंड यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड हियर हर, द सी। so in this way you find what, you find कि that is what की आंसर जो उसका था, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन हम लोगों ने पहले ही भी डिस्कस किया था कि इस तरह से आंसर थी पर्सनिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सॉनेट इन इंग्लिश पोइट्री। कई बार ये पूछा जा चुका है कि इंग्लिश पोइट्री में सॉनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो इंग्लिश पोइट्री में सॉनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले सर थॉमस यॉट रहे हैं। और अगर आपको याद होगा कि फादर ऑफ सॉनेट कौन था, फादर ऑफ सॉनेट पेट्रार्च रहे हैं। और अगर आपको ये याद होगा कि पेट्रार्च ने जो सॉनेट लाया था उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट था, उसी पैटर्न को सर थॉमस यॉट ने फॉलो किया। बाद में उन्हीं के फ्रेंड आप कह सकते हैं या कंटेम्परेरी, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था हेनरी हार्ड अल्लाफ्तरे, उन्होंने सॉनेट की उसमें काफी कुछ चेंजिंग लाया, काफी कुछ बदलाव लाया। तो इन दिस वे यू फाइंड कि ये जो क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सॉनेट इन इंग्लिश पोइट्री, दैट इज सर थॉमस यॉट। चौथा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्टल सॉनेट का, तो कार्टल सॉनेट का जो कॉन्सेप्ट है 10.5 लाइन जीएम हॉपकिंस से रिलेटेड है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स को भी लेकर के बात की गई है, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। कह रहे हैं कि इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको स्पॉट करना है। चाउफियर, CHAUFFEUR, तो बी आपका करेक्ट है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो करेक्ट है उसी पर ही आप जाइए, बिल्कुल एकदम उसको देख लीजिएगा। और ये भी देखिए कि चाउफियर से क्या मतलब होता है। ऑल दीज थिंग्स यू कैन, देन यू विल बी एबल कि आप उसको सही कर लें, क्योंकि स्पेलिंग जो है वह एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आप कितना भी करके जाएंगे, सही से करके जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद है कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, समथिंग दिमाग से स्लिप कर जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन 30 फॉर द करेक्ट स्पेलिंग, दैट इज व्हाट चाउफियर, दैट इज 13 का बी दे रहा है। टू हैव एन एज ऑन, कह रहे हैं कि टू हैव एन एज ऑन, इसका क्या मतलब है, वी नो इट वेरी वेल। एज का मतलब बिल्कुल किनारे पर आ जाना। टू कट विद अ नाइफ, इसका मतलब ये है, या टू थ्रेटन टू वुंड, टू बी स्लाइटली बेटर देन, टू बी स्लाइटली बेटर देन। कह रहे हैं कि जो उसमें उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा बेहतर हो, टू कट एन एज ऑन मीन्स टू बी स्लाइटली बेटर देन। ना तो यहाँ पे ऊन से रिलेटेड है, ना तो कट से रिलेटेड है, ना तो डेंजरस से रिलेटेड। अगर आप देखिएगा इन तीनों चारों में सबसे अलग ऑप्शन सी का ही नजर आ रहा है। सी ही ऑप्शन आपका क्या चल रहा है कि ये बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। एंड हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड एक चीज। और एक चीज और मैं बताऊं कि जब मैंने कहा था कि आप लोगों को जो चीज नहीं आ रहा होगा तो आप कोशिश करिएगा ज्यादातर सी या डी के साथ जाइएगा। मैं नहीं कहता कि वो फार्मूला सही था, लेकिन अगर आप इस शीट पर भी देख रहे होंगे, इस शीट पे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में आप देखिएगा केवल 13 को छोड़ करके बाकी जितने आंसर आए हैं या तो सी आया है या तो डी आया हुआ है। तो मैं नहीं कहता कि ये हर जगह चलता होगा या ये चीजें रही होगी, बट कुछ लोगों ने कॉल मुझे किया भी कि 2-3 क्वेश्चन उनके इस तरह से सही हो गए उस पैटर्न को फॉलो करते। जब मैंने अपना एक पहला वीडियो लिया था तो उसमें मैंने लास्ट वीडियो मैंने बताया था, जो आपको नहीं जाएगा आप थोड़ा सा दिमाग अपने लगाइएगा कि हाँ ये सही हो सकता है, वो सही हो सकता है। और अगर उसमें लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप या तो सी के साथ जाइएगा या डी के साथ जाइएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना हेल्पफुल रहा था इस वाले में, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो भी शीट या आंसर रखा जाता है, सही आंसर ज्यादातर या सी में रखा जाता है या डी में रखा जाता है। ए या बी से लोग एवॉइड करते हैं जब उस फाइनल सेट पेपर ऊपर सेट होता है। तो हियर यू फाइंड आल्सो कि टू हैव एन एज ऑन मीन्स टू कट विद अ नाइफ, टू थ्रेटन टू वुंड, टू बी अ स्लाइटली बेटर देन। तो वो क्या है कि टू बी अ स्लाइटली बेटर देन, थोड़ा सा बेहतर होने की स्थिति में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एक आपका बोहोमी, बोहोमी मीन्स, बोहोमी एक वर्ड है जिसके लिए उन्होंने कहा कि बोहोमी मीन्स क्या होता है, बोहोमियन सोसाइटी था।
बोहेमियन सोसाइटी एक ऐसा फिलॉसफी का एक ऐसा चीज है जो बहुत सोशल होते थे। वे लोग जो है क्या होते थे कि सोशल लाइफ को में बात विश्वास करते थे, सोशल लाइफ को फॉलो करने की कोशिश करते थे। वो बोहोमी, बोहोमी मीन्स गुड नेचर, होमली, सोशल, सोशल होने की, तो वो बोहेमियन सोसाइटी होती थी। तो बोहेमी मीन्स सोशल। द वर्ड टीरन, टीरन ये भी आ चुका है। द वर्ड टीरन मीन्स ऑलरेडी यू नो कि जो टीरन वर्ड है एक ट्रेस ऑफ लैंड है। ये जो है टीरन, अगर आप देखेंगे लैंड का, मिट्टी का एक टुकड़ा या जमीन का टुकड़ा, उसको जो है टीरन कहा जाता है। TERRAIN। द वर्ड टीरन मीन्स दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रैक्ट ऑफ लैंड। वो ट्रैक्ट ऑफ लैंड होता है। सो इन दिस वे यू फाइंड कि टीरन मीन्स व्हाट, टीरन मीन्स ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड एंड आई एम थिंकिंग कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब दैट्स नॉट माय पार्ट, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कुछ थोड़ा स्पेलिंग का और कुछ वोकैब का, इफ आई गेट टाइम तो आई विल गो विद दिस शीट आल्सो, एक सेपरेट शीट करके कुछ वोकैब और उसका, क्योंकि वोकैब और स्पेलिंग मिस्टेक लोगों का बहुत ज्यादा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रॉस causality and dicing time are the phrase Hardy uses in Revulsion, Hap, the the impericipient, a meeting with despair. तो ये क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल है। इवन इफ आई सिट, इफ आई अपियर इन एग्जामिनेशन एंड इफ एनीवन से कि नाउ यू कैन जस्ट टेल मी, तो ये मेरे भी बस में नहीं था। लेकिन ये चूंकि आंसर है एक है, तो इसमें यहाँ पे बात करना आसान है। लेकिन क्रॉस काउजैलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेज हार्डी, हार्डी यहाँ पे होना चाहिए था। हार्डी यूजेस इन रिवल्सन में, हैप में, द इम्परसिपियंट में, a meeting with despair. You will come to know that is a meeting with despair. अब a meeting with despair, whether that is his poem, short story, a meeting with despair, I don't think that it's the novel. या तो उनका पोयम होगा या तो शॉर्ट स्टोरी होगा जहाँ पे उन्होंने इसको यूज किया होगा, बिकॉज वी डिडंट फाइंड कि ये उनके नावल का टाइटल रहा है, वहां पे इन्होंने इसको यूज किया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कलकत्ता? अभी कल आपको मैंने ये सॉल्व कराया था, अगर आपको याद होगा, समर इन कलकत्ता को लेकर के कल अभी हमने बात किया था कि ये उनका वर्क है और 2010 में पूछा भी गया। तो समर इन कलकत्ता किसका वर्क है? दैट इज द वर्क ऑफ कमला दास। अभी कल हम लोगों ने इस पे बात किया था, ये चीजें रही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, हिज क्रिएशन triumphing overall defect and shortcoming draws from it a unique broadness of view, vitality of force and sky, wide atmosphere of greatness. द कमेंट ऑन विटमैन्स पोइट्री, कह रहे हैं कि ये कमेंट जो है विटमैन की पोइट्री पर, द कमेंट ऑन विटमैन्स पोइट्री इज बाई, ये कमेंट जो है विटमैन की पोइट्री पर किसने किया था? विवेकानंद ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, इमर्सन ने किया था, श्री अरबिंदो ने किया था। तो ये कमेंट जो है श्री अरबिंदो का है, लेकिन मेरी नजर में ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जब वाल्ट व्हिटमैन आते हैं तो वाल्ट व्हिटमैन के दिमाग में आने का मतलब क्या होता है कि हम सारे लोग जो है कहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं? वी गो विद द ब्रिटिशर जो क्रिटिक है उनके साथ, या उससे रिलेटेड। तो अगर मैं बैठा होता तो शायद मैं भी इमर्सन मारता, या इस तरह की चीजें आती थी। तो यू फाइंड दिस की 19 का कि हिज क्रिएशन, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनका जो क्रिएशन है ट्रिम्फिंग ऑल ओवर डिफेक्ट, वह सारी कमियों पर विजय प्राप्त कर पाता है। उनका उनका जो क्रिएशन है, उनके क्रिएशन में जितनी कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स है, डिफेक्ट है, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। ड्रॉज फ्रॉम इट अ यूनिक ब्रॉडेंस ऑफ व्यू, और उसमें एक ब्रॉडन ऑफ व्यू नजर आता है, एक बहुत खुल करके चीजों को बात किया जाता है। वाइटली ऑफ फोर्स एंड स्काई वाइड एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रेटनेस, और उसमें ग्रेटनेस की बात है, और जो फोर्स का और जो स्काई की बात की गई है वह अपने में वाइड एटमॉस्फेयर को लेकर के बात की जाती है। तो इसका मतलब इन्होंने उनके एडमिरेशन में कहा है कि उनका जो वर्क है उसमें बहुत ज्यादा जो है चीजों को ब्रॉड वे में लिया गया, ब्रॉड एंड विजन है, ऐसा नहीं कि नैरो वे में चीजों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, who overcomes by force hath overcome but half his foe। कह रहे who overcomes by force, जो चीजों को ताकत के बल पे जीतता है, hath overcome, वह चीजों को जीत तो लेता है, but half his foe, लेकिन वह अपने शत्रु को आधा जीत पाता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? द लाइन्स आकर इन वीनस एंड एडेनिस, पैराडाइज लॉस्ट, चिंटन अबे,
क्रिस्टेबल। तो यू फाइंड हियर कि ये लाइन जो है पैराडाइज लास्ट है। उस समय ये भी मुझे याद है कि लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये लाइन को लेने की क्या जरूरत थी, जब पैराडाइज लास्ट पीजीटी में नहीं है तब उसको लेने की क्या जरूरत थी। बट एक पॉपुलर लाइन, एक स्टेटमेंट है, वहां से इसको लिया गया है। और वी नो इट वेरी वेल कि इसका ना तो वीनस एंड एडोनिस में बात की गई है, ना टिंटन अबे में इसका कोई जिक्र किया गया है। क्रिस्टेबल तो कॉलेज का है, वहां पे भी ऐसा नहीं है। तो एक चीज यहाँ पे आया था, हु ओवरकम्स बाई फोर्स, जो किसी को ताकत के बल पर जीतता है। हैथ ओवरकम, वह उसको जीत तो लेता है बट हाफ हिज को, लेकिन ऐसी जीत जो है शत्रु के प्रति आधी जीत होती, पूर्ण रूप से उसको नहीं जीत पाता। यह बात कहाँ से ली गई है? यह बात पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर इनाउ टू डू आर कंट्री लॉस, एंड इफ टू लिव द फीवर मेन द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर, हु सेज दिस? माय गॉड, इसमें का तो ऑप्शन ही गायब है। क्वेश्चन नंबर 21 आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा उसका ऑप्शन ही जब हमारे पास नहीं है, उसमें आंसर सी दे रहा है। इस यहाँ पर भी अब टाइपो एरर ही कहा जाएगा। इवन आई डिडेंट सी वहां पे कि हाँ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेजरा। सेजरा को लेकर हम लोगों ने कई बार बात किया था। सेजरा क्या है? 6 फीट लाइन है, राइम्ड वर्ड्स है, स्ट्रेस्ड सिलेबल है, ब्रेक इन अ लाइन है। ना तो 6 फीट है, 6 फीट का मतलब जब होगा तो हेक्सामीटर की बात की जा रही है। राइम्ड वर्ड का मतलब होता है कि आपको जो है हीरोइक कपलेट या की बात हम लोग कर रहे हैं राइम्ड राइम्ड वर्ड में। स्ट्रेस्ड सिलेबल का मतलब कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस की बात होती है, जहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर या ट्रॉकेइक मीटर को लेके बात होती है। लेकिन जो सेजरा है उसका मतलब सिंपल सा मतलब होता है स्टॉप, या तो स्टॉप का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ब्रेक इन अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 23 है, इज देयर नो लाइफ बट दीज एलोन, मैड मैन आर स्लेव, मस्ट मैन बी वन? द एबव लाइन्स आर फ्रॉम द बरीड लाइफ, forsaken मरमन, अ समर नाइट डेस्टिनी। तो यू फाइंड दैट कि ये कहाँ से लिया गया? समर नाइट से लिया गया। और अभी हम लोग कमला दास को लेकर के बात कर रहे थे कि समर नाइट। तो इज देयर नो लाइफ, यदि अगर कहीं पे कोई जीवन नहीं है, बट दीज एलोन, लेकिन अकेले रह करके भी, मैड मैन आर स्लेव, मस्ट मैन बी वन, मैड मैन भी अकेले रहते हैं, स्लेव भी अकेले रहते हैं, लेकिन वे भी मैन ही है जो है। तो यू फाइंड व्हाट कि इस तरह की चीजें उन्होंने समर नाइट का हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन द फैमिली रीयूनियन बाय टी एस एलियट, हैरी इज मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज हैज फेल्ड इन हिज प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन में फेल्ड हो चुका है। थिंक्स ही हैज किल्ड हिज वाइफ, वह सोचता है कि उसने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया है। नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद हिज मदर, इज कीपिंग अ पुअर हेल्थ। तो आंसर बी है। उसके दिमाग में, हैरी के दिमाग में यही चलता रहता है कि उसने अपनी वाइफ का कत्ल किया, जबकि उसने अपनी वाइफ का कत्ल नहीं किया था, वह एक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वह सोचता है कि इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है, इसलिए वह डिस्टर्ब रहता है हर समय। क्वेश्चन नंबर 25 है, यस व्हाई नॉट लेट द नेटिव रन देयर ओन शो, इज देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट, हु स्पीक्स दीज वर्ड्स इन मुल्क राज आनंद नॉवेल टू लीव्स एंड अ बर्ड? ये लाइन कौन बोला हुआ है? ऑलरेडी आंसर में दे रहा है बारबारा। और उसको अगर आप देखेंगे कि एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट लाइन है, तो इसमें बहुत हम लोग दिमाग नहीं लगा सकते। कारण है कि समरी तो तैयार हो सकता है, कैरेक्टर तैयार हो सकता है, लेकिन नॉवेल की लाइन तैयार करना मुश्किल है कि वो कहाँ से बोला जाता है। बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट डायलॉग, तो इस वजह से इसको यहाँ पे रखा गया है। यस वाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ओन शो, नेटिव्स अपना खुद का जो है शो क्यों नहीं चलाते? इज देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट, इज देयर कंट्री, इट इज देयर कंट्री, यह तो उनका खुद का अपना जो है कंट्री है। एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट, और हमारे पास ही कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो बात की गई है कि जो मतलब उसमें उन्होंने कहा कि टू लीव्स एंड अ बर्ड, जो ये मुल्क राज आनंद का जो ये नॉवेल है, हियर यू फाइंड व्हाट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है। यहाँ पे कॉलोनियल स्पिरिट है। कॉलोनियल स्पिरिट में साथ साथ ये भी नजर आता है कि वतन हमारा है, हम यहाँ के लोग हैं, फिर भी हमें राइट नहीं, हम चीजों को सही से करें। तो ये बात किसने कहा? बारबारा ने, जो वहां का कैरेक्टर, उसने ये बात कही हुई है। फिर आगे वर्ड आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट द करेक्ट ईडियम फॉर द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द मिक्सचर ऑफ रिलीजन विथ पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज मेड अ वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि जब से जो है रिलीजन का मिक्सचर पॉलिटिक्स के साथ हुआ है, तो भारत में जो है पॉलिटिक्स बहुत गड़बड़ हो गई है।
तो ये चीज उन्होंने कहा कि इसका सही क्या चीज है, कंफ्यूजन वर्स कंफाउंडेड हेल्टर स्केल्टर। ये चीज उन्होंने क्या किया हुआ, ऑप्शन में हेल्टर और स्केल्टर दिया हुआ है। मतलब हेल्टर और स्केल्टर का मतलब सब कुछ बिल्कुल मिक्सअप हो चुका है कि हाउ द पॉलिटिक्स हैज बीन mixed with religion and religion has been mixed with politics. These things you find. So here you find ki helter and skelter. लेकिन if I using the word helter and skelter, it does not mean that you will stay there. You have to go with the point ki what do you mean by helter and skelter and in what situation the word helter and skelter are used. आपको इसको और अपने आप से आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चूज द वन दैट डज नॉट मैच, जो मैच नहीं करता। टच स्टोन एज यू लाइक इट, गॉनरिल, किंग लियर, सिन्ना, जूलियस सीजर, गोबो, ट्वेल्थ नाइट। तो आंसर डी, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, सारा चीज पता है कि टच स्टोन कहाँ पे है। अभी लास्ट वाले पेपर में मैंने कराया था, जो अभी दूसरी टेस्ट सीरीज मैंने एक दिन पहले लिया हुआ था, उसमें जो है गॉनरिल पता है कि बेटी है किंग लियर की। सिन्ना जूलियस सीजन में पता था कि वो जो है पोएट के रूप में रहा, वहां पे रहा। तो यू फाइंड की व्हाट, यू फाइंड की गोबो, गोबो इज नॉट अ कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में वायला है, ओलिविया है, सीबेस्टियन है, मालवोलियो है, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। T.S. Eliot got क्वेश्चन नंबर 28 है, T.S. Eliot got द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। T.S. Eliot को नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर 1948 में मिला है, तो इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज बाई शेली, इनमें से कौन सा एक प्ले है। द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स विलियम वर्ड्सवर्थ का है। द सेंसी, द हाउस ऑफ एस्पेन, मैनफ्रेड। तो आई थिंक द सेंसी है उसका, उनका जो है, एंड यू फाइंड की द सेंसी ही है। एंड हियर यू फाइंड दिस थिंग की उनका वर्क है जहाँ पे ये चीज रही है। और द बॉर्डर्स किसका रहा है, आपका लिरिकल ड्रामा रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ का रहा है। मैनफ्रेड लॉर्ड बायरन का रहा है। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज आकर्स इन शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले में। एज यू लाइक इट में वी नो इट वेरी वेल की लाइन एज यू लाइक इट में बोली गई है। उसके बाद सर टॉबी बेल्च इज अ कैरेक्टर, सर टॉबी बेल्च कैरेक्टर है किसमें, ट्वेल्थ नाइट में। अभी हम लोगों ने जो दूसरी टेस्ट सीरीज, पहली टेस्ट सीरीज पीजीटी का कराया, तो उसमें कैरेक्टर बात किए थे कि टॉबी बेल्च, मालवोलियो और कौन कौन से कैरेक्टर ये सब ट्वेल्थ नाइट में आते थे। सिंपल सा, इस पे बहुत समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर एंड लाइटिंग। सबको पता है मैकबेथ का डायलॉग है, थ्री विचेस बोलती है, इस पे बहुत डोंट स्पेंड टाइम। व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की एज का क्या नाम है। एलिजाबेथन एज, सुबह शाम रटते रटाते जो है हम लोग जो है ओल्ड हो गए हैं। तो वेन वॉज कमला दास बार, अभी कमला दास की बार को लेकर के हम लोगों ने बात किया था 1934 में, अभी जो कल हमने कराया था, या उसके पहले वाले शेक्सपियर में जो दो क्वेश्चन रखे थे उसमें बताया गया था 1934 में उनका जन्म हुआ है, 2009 में उनकी मौत हुई है। तो अगर आप देखेंगे हम लोगों ने एक क्वेश्चन, एक राइटर लिया था कमला दास का, लेकिन उस कमला दास से 3 क्वेश्चन इस पे अभी तक मिल चुका है। एक तो कब पैदा हुई है, समर इन कलकत्ता का मिला हुआ है, और एक चीजें वहां पे देखेंगे। Which one is novel by Faulkner? The Old Man and the Sea, The Sun Also Rises, The Sound and the Fury. Which one is a novel by Faulkner? Faulkner, American novelist William Faulkner, that is The Sound and the Fury. So you find these 35 questions today. We will meet in the means in the evening. तो evening में हम लोग एक author को भी लेके चलेंगे और इसके बचे हुए questions को हम कराएंगे। यहीं तक हम रख रहे हैं जो है। बाकी यू कैन जस्ट सेंड योर फीडबैक की वेदर हमें इसके साथ चलना चाहिए जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, या नहीं चलना चाहिए, जो है ये चीज आप कर सकते हैं। सही है सर। ओके थैंक यू ओके सर। सर थैंक यू सर। कौन से